हाँ तो लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो को देखिए हो जाए, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं एक और कंट्रोवर्शियल आदमी के बारे में। जी हाँ गाइस, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं ना, उस व्यक्ति के बारे में हर दूसरा व्यक्ति बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। अब आई होप सो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में समझ बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी बहुत ज्यादा पहुंच पकड़ होगी, लोग उससे डरते होंगे, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति की आज की इस वीडियो में बात होने वाली है वो व्यक्ति है बहुत ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। जब भी कोई व्यक्ति इसके बारे में बात करता है तो ये ऑफेंड होकर उन चैनल्स को मार देता है कॉपीराइट स्ट्राइक, जिस कारण इसके ऊपर आपको ज्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी। लेकिन अभिषेक डर को जैसे ही मेरी वीडियो के बारे में पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो को किसी थर्ड पार्टी से स्ट्राइक करा के डिलीट करा दी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिषेक कर जी के बारे में, जिन्होंने हमारी एक वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वो वीडियो है। तो हम मैनेज वीडियोस में जाके देखें। सो ये वाली वीडियो देख सकते हैं आप, अभिषेक कर जी की ऑडियो लीक वाली, वो उन्होंने हमारी रिमूव कर दी है। लेकिन कोई बात नहीं, सम्राट भाई इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि सम्राट भाई किन किन के बारे में बात कर चुके हैं। और बाई चांस हमको कोई डैमेज आता है तो आपने रिजल्ट देखे ही होंगे, कैसे आदमी कमेंट ऑफ कर लेता है और कहीं कहीं जगह तो इफ यू नो खैर गाइस, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं अभिषेक कर के बारे में। अब इनका कंटेंट क्या है वो दिखाने से पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अभिषेक कर जो एक ट्रेनर है, मार्क माय वर्ड, एक ट्रेनर, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये मानते हैं। तो गाइस अभिषेक जी जो है वो एक ट्रेनर है और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। खैर ये होगी पहली बात। दूसरी बात पे चलते हैं। अगर अपन इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बात करें तो यूट्यूब पे इनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पे इनके 2.3 मिलियन फॉलोअर्स। और इन दोनों जगहों पे जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड ही न्यूज देते हैं या फिर कंटेंट देते हैं। साथ साथ कंटेंट मेकिंग में ये एक और धंधा चलाते हैं, कॉन्स्पिरेसी बेचने का। और वो कॉन्स्पिरेसी इतनी ज्यादा फेक होती हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का। कैसे, इस चीज को समझते हैं। अब अगर अपन इनकी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बात करें, एक व्यक्ति ने इनको ट्विटर पे एक्सपोज कर दिया था, बाद में इन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद इन्होंने कई वीडियोस डाल के अपना जो जस्टिफिकेशन है वो दिया, बाद में उन वीडियोस को भी डिलीट कर दिया। साथ ही साथ ऐसा कई सारी वीडियोस में बताया जाता है कि ये आज तक लॉस में ही है, यानी कि इन्हें ट्रेडिंग से कभी भी फायदा नहीं कमाया है। और आयरनी इसमें ये बात की हो रही है कि भैया ये व्यक्ति जो खुद ट्रेडिंग के लॉस में बैठा हुआ है, ये आदमी आपको ट्रेडिंग कैसे करने का कोर्स बेचता है। इन सिंपल वर्ड वो आदमी आपको लंबा टिकने का ज्ञान दे रहा है जो खुद सीख पतन का शिकार है। खैर जैसा मैंने अभी आपको बताया इनके ट्रेडिंग करियर के बारे में, जैसे ही एक्सपोज होना शुरू हो गया, इन्होंने एक नया धंधा पकड़ लिया। क्या? कॉन्स्पिरेसी फैलाने का। इल्यूमिनाटी आपने वर्ड बोल ही दिया है, उसमें थ्योरीज तो काफी है। बोलते बच्चों को खाते हैं। एक जो चाइल्ड होता है ना, उसके अंदर कुछ तो प्रोटीन या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको किसी और चीज में नहीं। नो डाउट अभिषेक कर एक बहुत अच्छे स्टोरी नरेटर हो सकते हैं, लेकिन ये जितनी भी बातें पॉडकास्ट में जाकर करते हैं वो 100% फेक होती हैं। कुल मिला के ये वो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं जो आपने मोहल्ले में या कहीं ना कहीं सुनी होती हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सबको एक्सपोज करेंगे। मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। अब वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे। अब इस वीडियो को एक्सपोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस व्यक्ति जिसका नाम है अभिषेक कर, इसकी आदत है ये कभी भी जिसके बारे में बात करता है उसका नाम नहीं बताता है। हमारे एक और एंटरप्रेन्योर थे, लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ बड़ा, और ये सिंपली आप लोगों पे छोड़ देता है कि ऑडियंस गेस कर लेगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पावर ऑफ दिस पर्सन जिसकी हम बात करें, लोग गेस करेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। देखिए अब इसके मेनली ना 2 कारण होते हैं। पहला कि ये जानता है कि ये फेक कॉन्स्पिरेसीज को फैला रहा है, और दूसरा ये भी जानता है कि जब ये फेक कॉन्स्पिरेसीज को फैलाएगा और अगर ये सारी चीजें उन लोगों तक पहुंच गई जिनके बारे में ये बात कर रहा है, तो वो इसके ऊपर आसानी से डिफेमेशन का केस ठोक सकते हैं। दैट्स द रीजन ये कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता है, सिर्फ ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता है। भाई ऑडियंस गैस करेगी ना, कमेंट सेक्शन में लिखेगी, बाद में अगर केस होगा तो ऑडियंस के ऊपर होगा। और ये मत सोचना कमेंट करने से केस नहीं होता। ट्विटर पे जाइए, जाकर देखिए कितने सारे लोगों को सिर्फ कमेंट करने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, वो कमेंट किसी और रीजन से किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया तो कमेंट पे भी आपको जेल करवा सकता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। आई बात समझ में? खैर अब अपन चलते हैं वापस ये अम्बानी वाली वीडियो पे। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ये कैसे हो गया?
तो भैया जैसे हमारे जीसी भाई ने, जीसी का मतलब आप लोग समझ लेना क्या बोलने वाला हूं मैं, तो हमारे जैसे जीसी भाई ने बताया कि अंबानी ने बोला था फोन करके दिल्ली में कि भैया तुम्हारा जितना भी कर्जा है ना देश के ऊपर वो मैं सारा चुका दूंगा। पहली बात तो कोई भी सरकार जो लोन लेती है ना वो देश और विदेश के बैंक से लेती है। आई बात समझ में? तो अंबानी कोई नहीं होता उस लोन को चुकाने वाला। पहली बात तो इस स्टेटमेंट में पहली बकवास तो यही कर दी इसने। दूसरी बात, आप लोग सिंपल गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि भैया धीरू भाई अंबानी की डेथ कब हुई थी, तो आपको पता चलेगा रिजल्ट में कि 2002 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 2002 में इंडियन गवर्नमेंट पे 104 बिलियन डॉलर का कर्जा था। 104 बिलियन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। और उस साल में रिलायंस की जो नेटवर्थ थी ना साल भर की, वो पता कितनी थी? 5 बिलियन डॉलर। और अगर हम इसमें और भी ऐड कर लें यानी कि मार्केट कैपिटल भी उठा लें तो वो भी थी लगभग 10 बिलियन के आसपास, 10 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, अब इससे आप थोड़ा सा गणित निकालिए। अगर अंबानी अपना सब कुछ बेच देता ना तब भी सिर्फ मात्र 10% ही कर्जा माफ करवा पाता, अगर वो अपना सब कुछ बेच देता उसके बाद। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक ने फोन लगाया, बोला मेरा फोटो लगा दो मैं कर्जा माफ कर दूंगा। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज में। ये कॉन्स्पिरेसी है जो आपको कंटिन्यू बेच रहा है और आप लोग खरीदते भी हैं क्योंकि आपको मजा आता है इन सारी चीजों में। मैंने जैसे एलेक्सा वाली, आपको पता थी ये वाली बात? नहीं पता थी मेरे को। तो आप वो सोचो कि ये किस लेवल पे हम लोगों को कंट्रोल करने जा रहे हैं, सारे बिलियनर्स। तो भैया अब इस व्यक्ति के हिसाब से पूरी दुनिया को जो अमीर लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 2018-19 में भी आप जाएंगे ना, यूट्यूब पे जाइए, डालिए इल्यूमिनाटी और 2018-19 की वीडियोस में चले जाइएगा, ये सेम कॉन्स्पिरेसी आपको वहां सुनने को मिल जाएंगी जो ये आज बैठ के पॉडकास्ट में दे रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये जानता है कि इस दुनिया को पूरे अमीर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए इन अमीर लोगों ने अलग अलग तरीके के वायरस बनाए जिसके बारे में इसने बात की है। साथ ही साथ पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्ट रहे इसलिए बनाया गया सोशल मीडिया, जिसके बारे में किसको पता है? इसको। 2016 या 17 में फेसबुक के एक टॉप बॉडी का एक बंदा जब वहां से रिजाइन किया तो उसने खुद ने बोला था कि इंटरनली हमको ऐसी चीज बनानी पड़ती है जो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करे, जो ऑब्सेशन दे, एडिक्शन दे, माइंड्स को खराब करे। वो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी है इसके ऊपर जिसपे इस पे बात करी गई थी। तो ये जानबूझ के इस तरह से चीज करो, ज़करबर्ग खुद ही बोल रहा। अब इंटरेस्टिंगली आप ये देखो कि सारा हम अमेज़न की भी बात करें, ये सारे लोग यही चीज कर रहे हैं। AWS पूरा हमने इंटीग्रेट कर दिया। ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा, हम इनके हाथों के कठपुतलियां बनते जा रहे हैं। अब एक बार जरा सोचिए, ये एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात कर रहा है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। आप समझ रहे हैं? मतलब वो भगवान की कैटेगरी में ही आ गया। मतलब आप लोग सोचो, एक ही स्टेट में कितनी आयरनी भरी हुई है। एक व्यक्ति दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, उसने सोशल मीडिया बनाया, उसके बारे में पता है अभिषेक कर को, और ये सारी चीजें वो कहां बता रहा है? सोशल मीडिया पे। तो पॉइंट इज दैट अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहा है तो क्या वो अभिषेक कर का मुंह चुप नहीं करा सकता? डेफिनेटली करा सकता है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि रईसों का भी ये प्लान था आप लोगों को कंट्रोल करने का। कैसे, इस चीज को समझते हैं। अब बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी आएगी, किसी दिन ये YouTube पे कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे जो YouTube गाइडलाइन के अगेंस्ट होगा और इनको आ जाएगी कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, और उसके बाद ये शुरू हो जाएंगे। जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने मेरी आवाज दबा दी। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं दबाई है। फेक न्यूज फैलाने पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है, आपको ये बात समझना चाहिए। जब आप फेक न्यूज फैलाएंगे तो आपके ऊपर केस भी हो सकते हैं, आपको ये बात समझना चाहिए। लेकिन आप अपने पॉइंट को सही करने के लिए फेक न्यूज फैलाते हैं और उसके बाद सारा ब्लेम डाल देते हैं अमीर लोगों पे। ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। एक आपने अगर इंसिडेंट सुना होगा कि एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही है, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती है, ठीक है, एंड वो बोलती है कि नहीं, मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स जो रेप्टिलियन वाला चलाते हैं ये वो है। और एयर होस्टेस और ये सब उनको पूरा सूद करते हैं। किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया था, काफी वायरल जा रही थी ये वीडियो। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया गया, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें और हम आपको हेल्प कर सके। साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो नहीं हो गया, ये हो गया। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं पता, उनकी स्कूल बुक्स तक उनकी हिस्ट्री हट चुकी है। फिर से फेक कॉन्स्पिरेसी फैला रहा है यार, कसम से। मतलब जो मुंह में आए बक दो, है ना। और पॉडकास्ट जिसके साथ कर रहे हो उससे तो वैसे ही अकल नहीं है, तो जो तुम बोलोगे उससे वो सच मान लेगा। ठीक है भाई, ये जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं ना, एक बार इस वीडियो को देख लो, मैं यहाँ पे चला देता हूँ। believe it or they cannot believe it. I don't give two f***s, but I am telling you right now, that mother back there is not real. आप लोग सिर्फ YouTube पे जाइए, एरोप्लेन क्रेजी प्लेन लेडी ऐसा कुछ करके भी सर्च कर लेना, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे और एक नहीं भर भर के आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है।
भर भर के वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब इसकी सारी वीडियोस को रिमूव कर दिया गया तो ये क्यों इंटरनेट पे पड़ी हुई, क्या सेंस है इस बात का? पहली बात। दूसरी बात, इस आदमी ने तो मुंह खोल के बोल दिया, उसकी सारी हिस्ट्री गायब कर दी, उसका ये कुछ गायब नहीं हुआ। आज भी टिकटॉक पे वीडियो डाल रही है, पॉडकास्ट दे रही है, इंटरव्यू दे रही है, और आपको देखने को मिल जाएंगे। You know, the reason why I probably haven't come out yet, because it's like so cringe, I did not see anything. What? It was an expression of speech. अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह। साथ ही साथ माफी भी मांग चुकी है। ये औरत जिसके बारे में ये बात कर रहा है वो माफी भी मांग चुकी है कि हाँ मैंने स्टंट वाली वीडियो बनाई थी। And I want to apologize to everyone on that plane, especially those that had children aboard. अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि आप लॉ को ब्रेक करो और उसके बाद जब आपको कोई सजा दे तो आप बोल दो कि बड़े लोग मेरे को दबाना चाहते हैं, और इसी चीज को कॉन्स्पिरेसी बोल दिया जाता है। अब आई नो कि आगे चल के ये आदमी ये बोल सकता है कि नहीं मैंने इसके बारे में बात नहीं कही थी, जबकि एसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जो ये वर्ड बोल रहा है, जो ये चीजें बोल रहा है, वो इसी वीडियो से मैच करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर शॉर्ट बना रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, मेरे भैया बदमाश आइकन जो है उन्होंने भी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप जाइए जाकर देखिएगा, आप समझ जाएंगे। आपने 2 करोड़ की घड़ी की बात करी, आपको इंटरनल खबर बताता हूँ। चलो, 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है, एक रेडर्स को 5 करोड़ वाली घड़ी मिली है। कुछ को 5 करोड़ की घड़ी मिली है। भाई आप लोग यूट्यूब पे जाइए और इसके पॉडकास्ट सर्च कीजिए, एक तो एक नहीं हजारों जगह ये पॉडकास्ट दे चुका है। ठीक है, कुछ पॉडकास्ट मैंने खोले हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, और उनमें भी इतना भर भर के क्या पाया जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके जो मेन चीजें जो शॉर्ट्स में ज्यादा वायरल हो रही है उनको डिबंक कर दें। इसने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाई थी अडानी के ऊपर, जिसके बाद उस वीडियो को इसने डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया तो लोगों ने इससे पूछा होगा क्यों डिलीट कर दिया, तो भाई एक पॉडकास्ट में जाके बोलते हैं कि आधी रात में अडानी ने मुझे फोन करके बोला था कि वीडियो हटा। आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला और रात को डाला, और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था, सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था। ठीक है, मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज, मैं यूजुअली उनके हमेशा पी इवैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था, इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था। ठीक है, तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो? मैंने बोला भाई कौन है? तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई थोड़े बड़े आदमी है, मैंने तेरे को बताता हूँ बाद में, तो ये कर। अब ये बहुत लंबी क्लिप है, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाकर सुनिएगा, आप हंस के पागल हो जाएंगे। कैसे मूर्ख बना रहा है ये आप लोगों को कि भैया मेरे को एक व्यक्ति का फोन आया, उसने मुझे डराया, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े आदमी उसके साथ कॉन्फ्रेंस में थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाद में वो आदमी मुझे ये बोल रहा था, मतलब कुल मिला के वो बड़ा आदमी ये बोल रहा था कि यार देखो अभिषेक भाई, लोगों के ना सब्सक्राइबर्स होते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। मैंने बोला भाई आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते? वो लोग तो कुछ एक डिप्लोमेटिक ही सही वो बोलते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले अभिषेक उनके सब्सक्राइबर है, तेरे पास फॉलोअर है, बेसिकली तेरे पास जो बंदे वो तेरी इतनी सुनते वो एग्जीक्यूट करते हैं। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तुमने देखा या मैंने देखा? कुछ भी बोल के निकल जाओ, कुछ भी बेच के निकल जाओ और लोग सुनते हैं बिना फैक्ट चेक किए, और यही प्रॉब्लम है मुझे इस आदमी से। आप अगर नोटिस करें, जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैंट सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफ़ी सारे विदेशी ये लोग आए थे, मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अब जस्ट इमेजिन करो, जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर्स का। ठीक है, नो डाउट मानना पड़ेगा अभिषेक भाई, जो एंगल लेते हैं ना चीजों का, वो आप और मैं ले ही नहीं सकते। जैसा भाई ने बताया कि अंबानी ने कितना आगे तक का सोचा, अगर मैं जॉन सीना को इंडियन ड्रेस पहना दूंगा तो इसके जो 20-22 मिलियन फॉलोअर है वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो इंडियन कल्चर की ओर अट्रैक्ट होंगे। कितनी आगे तक की सोच है आपकी? थी, मेरी थी, नहीं थी। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, जॉन सीना जो 20-22 मिलियन की फॉलोइंग रखता है इंस्टाग्राम पे, अंबानी ने उसे कपड़े पहनाए और उससे अपना मार्केट जो है वो बूस्ट किया। ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन मुझे एक बात आप समझाओ, उस जगह पे जस्टिन बीबर भी आया था, उसके 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, जॉन सीना से कहीं ज्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग रखता है, वो क्यों बनियान में आ गया था? उसे क्यों नहीं इंडियन कपड़े पहनाए? इतना मूर्ख है अंबानी कि पैसा लगाएगा तो छोटे प्यादों पे लगा देगा, बड़े पे नहीं लगाएगा। कुछ भी कॉन्स्पिरेसी फैलाता है ये व्यक्ति। ठीक है, जॉन सीना और ऐसे बहुत सारे फॉरेन के सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। दैट्स इट। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। अब इन तीनों खान वाली चीज पे मैं क्या बोलूं? जिसने इसका पॉडकास्ट किया उसी ने इसको एक्सपोज कर दिया। डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए। तो
यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं आप बताइए? दो ही गए, देखा दूसरी गए। अंबानी के इधर शादी में इसलिए गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है अंबानी, और बाकी किसी के इधर जाते नहीं है मोदी जी। भाई एक काम करना, सिंपल गूगल खोलो, मोदी जी वेडिंग डाल देना, ठीक है, मोदी जी इन वेडिंग्स डाल देना, आपको अपने आप पोस्ट दिख जाएंगे। जो व्यक्ति मोदी को गाली बकता है ना, जैसे कि लालू प्रसाद यादव बकते थे, ये उनके इधर भी शादी में गए थे, मुलायम सिंह के इधर भी शादी में गए थे। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने थे तब दिग्विजय सिंह ने इनके बारे में क्या क्या नहीं बोला था, लेकिन उसके बाद भी जब दिग्विजय सिंह के लड़के की शादी थी तब हमारे नरेंद्र मोदी उधर पे पहुंचे थे। कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी, और आप सुनते क्योंकि आपको लगता है भैया कोई बड़ी चीज बता दी, इंटरनल आदमी है, इसको सब पता है ना। वह क्या मतलब करता क्या है, ये अंबानी के ड्राइवर का ड्राइवर है, करता क्या है, इससे एक बार पूछो तो इसको कैसे पता चल जाती है ये सारी चीजें। और जब इसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता होती तो नाम लेके बोल, नाम लेने में क्यों डरता है? मतलब भाई के कॉन्टैक्ट से इन्फ्लुएंस इतना है कि अडानी इनकी वीडियो डिलीट करवाता है, लेकिन नहीं, भाई की अभी भी फटती है। क्या सेंस हुआ इस बात का? आपको एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ, आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड MBA ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों? कभी सोचा है? नहीं सोचा। ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें। भाई कुछ भी बोल देता है ये आदमी यार, कसम से। मतलब मॉल में आलू इसलिए सड़े रखे जाते हैं कि औरतों की आदत होती है कि वो छांट के देखें। औरतों की तो बहुत सारी चीजों की आदत होती है। मैक्सिमम जो औरतें होती हैं, आपकी मम्मी भी होंगी, बहन होंगी, आपने नोटिस किया होगा कि वो बार्गेनिंग के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। कौन से मॉल में बार्गेनिंग का फीचर ला दिया गया है भाई? अगर इतनी ज्यादा साइकोलॉजिकल रिसर्च चल रही है तो इस चीज के ऊपर भी करना चाहिए ना, मॉल में भी रख देना चाहिए कि बार्गेन कर सकते हो। मॉल में क्यों 1760 आइटम नहीं रखते हो कि आदमी सिलेक्ट कर सके, ये हटाए वो हटाए? औरतों की आदत होती है सिलेक्ट करके देखने की, कि सिर्फ आलू प्याज को ही देखती हैं वो। एक और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है, काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहते हैं चॉकलेट्स, टॉफीज। याद आ रहा है आप? ये सारी चीजें क्यों रहती है? इंपल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा है, लाइन पे खड़ा है, क्या करे, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रहे लोग। जब मैं छोटा हुआ करता था ना, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले की, तो हमारे छोटे छोटे मॉल हुआ करते थे, चौपाल सागर टाइप के। अब उसे आप क्या बोलते हो मुझे पता नहीं, हमारे तो उसे मॉल ही बोला करते थे, ठीक है। वहां पे जब हम बिल करवाने जाते थे ना, तो काउंटर के इधर पे चॉकलेटें रखी रहती थी। जब मैं छोटा ही सा हूँगा तो मैं डेफिनेटली उसमें से उठा लिया करता था। और तब मेरे पापा ने मुझे ये बात बताई थी आज से 15 साल पहले कि इन काउंटर के पास चॉकलेट इसलिए रखी जाती है कि जो बच्चे होते हैं ना वो जिद करें, क्योंकि वहां पे वेट करना होता है। ये वो कॉन्स्पिरेसी है जो आप और मैं सालों से सुनते आ रहे हैं। उसको ये किस चीज का नाम दे रहा है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस करिए, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। इनमें ये चीजें लिखी हुई हैं, और ये आज की बुकें नहीं है, 10-10 साल 15-15 साल पुरानी बुकें, और ये आपको कुछ भी कह के बेच रहा है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस करिए। ये आदमी साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के नाम पे कुछ भी फेंक के चला जाता है और लोगों को लगता है कि वाकई में इसके पास ज्ञान है। चलो अपन पॉलिटिशियन की बहुत बात कर रहे थे जी, तो शायद एक क्वेश्चन मेरा आ गया कि हमारे सो कॉल्ड नेताजी बहुत भाषणों में बोलते हैं 8,000 रुपए खटाखट, 10,000 रुपए खटाखट आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा आता कहाँ से? क्या ये लीगल है कि भाई किसी के भी बैंक अकाउंट में आप 8,000 रुपए 10,000 रुपए जमा करा सकते हो? क्या इसका इनकम टैक्स भरा जाता है? देखिए अब ये लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे, हमारे देश में इनकम टैक्स बचाने के अनगिनत तरीके होते हैं। ये पैसा जो आप बात कर रहे हैं ये आता कैसे है? देखिए जब आपके हाथ में ही सारे डिपार्टमेंट है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। जो डिपार्टमेंट का बंदा आपके साथ रिलेट ना करे तो उसको आप पद्धति से हटा दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस की चीज देख रहा है, वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा वेवलेंथ, तो उसको हटा दो, वो बाद में भली बुराई करे। हमारा क्या जा रहा है, नोटबंदी के पहले शायद हटाया गया था किसी को। तो पॉइंट वही है कि या तो तुम यस सर करो, हमारे साथ चलो, या तो नहीं। क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके जो घनिष्ठ मित्र है, उनके जेब में तो 2 सबसे बड़ी चीज है। आप कुछ बोलो नहीं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे वो 2 पार्टी। उनके बेटा तो पूरा क्रिकेट का साम्राज्य संभाल रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ने क्रिकेट नहीं खेला है। अब इस भारत देश के हर बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि ये खटाखट स्कीम वाली बात किसके लिए की जा रही होगी। ये बात राहुल गांधी के लिए की जा रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि खटाखट आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। सामने वाला पॉडकास्टर भी इसके बारे में राहुल गांधी से पूछा है, लेकिन ये बात किस पे लेके आ जाता है? मोदी और अमित शाह पे। उनके बेटा तो पूरा क्रिकेट का साम्राज्य संभाल रहे हैं। तो पॉइंट इज दैट इस आदमी को ये नहीं पता कि करंट टॉपिक्स में क्या चल रहा है, और ये आदमी आपको ज्ञान देता है। ये आपके इंटेलेक्चुअल आदमी की करंट टॉपिक के ऊपर नॉलेज। 3A है, वो 3A से पंगा नहीं लेना चाहिए। उनमें से 2 बिजनेसमैन है, ठीक है, और तीसरे जो चला रहे हैं उनके दोस्त हैं। 3A से अगर आपने पंगे लिए, और दुर्भाग्यवश मैं किसी न किसी इंटरव्यू में उन तीनों से ही पंगे ले लेता हूँ, पर इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूँ। हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं, और 3A से अगर आप पंगे लोगे
तो आप खत्म। इस देश को 3 ए चलाते हैं। ये इसने कॉन्स्पिरेसी दे दी आपको, अमित शाह, अडानी और अंबानी। अब वही वाली बात हो गई, वही कम्युनिस्ट मानसिकता। 80-90 की फिल्मों में ऐसा दिखाया गया कि इस देश में जो अमीर लोग होते हैं ना वो एकदम बेईमान होते हैं और गरीब लोग जो होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। और यही साइकोलॉजी आज की डेट में भारत की बन गई है। एक चीज हमेशा याद रखना, भारत हमेशा गरीबों के साथ खड़ा हुआ है, कभी अमीरों के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके लिए आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी का। अगर गांधी जी चाहते तो लग्जरी कार में घूम सकते थे, लग्जरी कपड़े पहन सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि जिस दिन वो लग्जरी कपड़े पहन लेंगे जो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में वो नहीं रहेगी। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, एक कपड़े में पूरे भारत में घूमा, पैदल घूमा, और उसके बाद उसका इन्फ्लुएंस देखिए। नो डाउट भारत जो है ना वो एक गरीब के साथ ही कनेक्ट होता है और ये होता आया है। और यही रीजन है कि आप हेट देखेंगे एक अमीर आदमी के लिए। देखिए मेरा सिंपल मानना है, पैसा एक ऐसी चीज है ना जिससे कभी नफरत नहीं होनी चाहिए। बस हाँ, पैसा कमाने के तरीके से नफरत होनी चाहिए। कोई आदमी आपके साथ स्कैम कर रहा है, जैसे कि विजय माल्या के केस में हुआ, और भी बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ स्कैम कर रहा है और पैसा कमा रहा है तो नो डाउट वो गलत है। लेकिन अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है, अच्छी चीजें दे रहा है और उसके बाद पैसा कमा रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत है नहीं। जितने भी लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं उनसे पूछिएगा ना कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। सरकारी स्कूल के मास्टर की जो तनख्वाह होती है वो तो 1-1.5 लाख होती है, किसी जगह 60-80 इतनी ही होती है ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है? 10,000-15,000। फिर भी तुम लोग 15,000 रुपए महीने पाने वाले टीचर के इधर अपने बच्चे को भेजते हो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो मास्टर 60-70-80,000 रुपए कमा रहा है उसके यहाँ नहीं भेजते। क्यों? जब सरकारी तंत्र से इतना ही ज्यादा प्यार है तो भेजो ना सरकारी स्कूल में, तब मैं मानूंगा कि आपको वाकई में प्राइवेटाइजेशन से नफरत है। आप बोल देंगे कि यार स्कूल की हालतें ऐसी हैं इसलिए ऐसा बोल रहा है। अच्छा, जो भी चीज गवर्नमेंट है उसकी हालत आज देख लो ना, जाके जाओ बैंकों में जो गवर्नमेंट है, आज भी हाथों से लिखा जा रहा है, 10 मिनट के काम में 1 घंटा लगता है। ये हालत है गवर्नमेंट चीजों की। और बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन गलत है, ये 3 लोग मिलकर चला रहे हैं। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उससे नफरत करो, आप कूल लगोगे, दैट्स इट। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं। अभी जो मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा खुद ही सोचना और पूछना उस आदमी से जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज क्या आ सकती है कि सरकार जो वो फेवर करती है भैया जो बिलियनियर्स होते हैं उनको, या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको, तो इसमें गलत क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक पूछ रहा हूं आप लोगों से। जब आपका कोई दोस्त अमीर होता है तो जलन हो सकती है आपको, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ एक भरोसा भी हो सकता है कि मेरा दोस्त अमीर है, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो ये मेरी मदद करेगा। तो क्या सरकार ऐसा नहीं सोच सकती? अंबानी या अडानी को स्कैम कर रहे हो तो अलग बात है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अगर पैसा कमा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये फैक्ट है। और ये चीज ट्रूथ को भी नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स है ना उनके हर देश में कोई ना कोई बिजनेस होता है, कहीं ना कहीं होटल्स होते हैं, कुछ होते हैं, ठीक है। अब उस जगह पे फायदा पता है गवर्नमेंट को क्या होता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट अपना स्पाई कभी कहीं नहीं भेज सकती। अगर वो भेजेगी वो पकड़ाएगा और तुरंत भैया कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन वहीं पे ये बिजनेसमैन हेल्प करते हैं। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है दुनिया का, उसका एक होटल है अपने इंडिया में। अब अगर उसे किसी स्पाई को यहाँ भेजना होगा तो वो अपने होटल में भेज देगा, ऐसा मैनेजर के भेज देगा कि ये मेरे यहाँ नौकरी करता है, लेकिन होता वो स्पाई है और आप उसके ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकते। इस तरीके से काम करता है सिस्टम। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, चुप्ती है, ठीक है। जब इसके बारे में पढ़ेगा, रिसर्च करेगा, लोगों के बीच बैठेगा, करंट टॉपिक्स के बारे में जानेगा, तब तुझे पता चलेगा कि अपनी आंखों से जो दुनिया देख रहा है, अपने दिमाग में जो दुनिया बनाया हुआ है वैसी नहीं है, अलग तरीके से भी चलती है। 4 एंगल होते हैं एक चीज के, लेकिन तू चारों नहीं देखता, तू वही देखता है जिसमें लोगों को मजा आता है और तुझे बताने में मजा आता है। आई बात समझ में? अब हम 3 ए के खिलाफ बोलेंगे तो हमें भी खत्म कर देंगे। राहुल गांधी का क्या हुआ? तीनों ए के खिलाफ बोलता है वो, और 3 ए से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म। कुछ भी बोल रहा है, मतलब कुल मिला के कॉन्स्पिरेसी दे रहा है, दैट्स इट। सेबी की रिपोर्ट क्लियर कट एक चीज कहती है कि ओनली 1 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स मेक मनी। केवल 1 में से 10 ट्रेडर पैसा बनाता है। 1 में से 10 लोग पैसा कमाते, सही बात है। आपको जान के हैरानी होगी 35% लोग जो व्यापार करते हैं सूरत और गुजरात में, उनके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट ही नहीं है, कैश में डील करते हैं। अब वो कैसे डील करते हैं आप सोचिए। गुजरात में जो 35% बिजनेसमैन है ना उनके पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। कहाँ से लाता है ऐसे फैक्ट्स भाई? ये रिपोर्ट मैं आपके सामने लगा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। गुजरात ना पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहले ऐसा एक स्टेट था जिसके हर घर में बैंक अकाउंट थे, हर घर में। और ये 2014 से है, लेकिन आदमी 2024 में आके कुछ भी कॉन्स्पिरेसी फैला के चला जा रहा है और लोगों को लगता है सच बोल रहा है। थोड़े से फैक्ट चेक कर लिया करो। अब आप लोग बोलेंगे कि सम्राट भाई ये आदमी ऐसी चीजें कर रहा है उसके बाद भी इसको व्यूज क्यों आ रहा है? थंबनेल देखो ना एक बार जाके। इस ट्रेडर ने खरीदा अंबानी से महंगा घर। मिलीनियर कैसे बने? सिर्फ 1% लोगों को ये बात पता है। हाउ वीआईपीज कंट्रोल इंडिया? नो डाउट जानने की क्यूरियोसिटी तो आएगी, कैसे भैया अमीर लोग हमको कंट्रोल कर रहे हैं। एक तांत्रिक जिसके इशारों पे चलता है शेयर मार्केट। इंस्टाग्राम अब खत्म हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा खुलासा हिडनबर्ग के दे। अब जब इस तरीके का थंबनेल टाइटल लगा दोगे ना, नो डाउट व्यूज आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी वो आंटी ही छुपी है जिसे चुगली सुनने में बड़ा मजा आता है, और वो चुगलियां जो रिलेटेबल ही ना हो। अगर अभी आपको पता चल जाएगा ना आपकी दोस्त की बंदी किसी और के साथ भाग गई है, एकदम इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि एकदम नई चीज, यूनिक चीज सुनोगे ना। वही सेम चीज ये कर रहा है। पॉडकास्ट पे आता है, कुछ भी बक के चला जाता है और लोगों को लगता है यार
नॉलेज तो है, एक अच्छा स्टोरी नरेटर है, वीडियो के शुरू में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। ज्यादातर वीडियो में फेक न्यूज स्प्रेड करता है, कुछ भी बोल के चला जाता है कॉन्स्पिरेसी के नाम पे और कुल मिला के बेवकूफ बना रहा है। ये आदमी जिस तरीके की हाइप ले रहा है, व्यूज दे रहा है, नो डाउट ये आपको मूर्ख बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो एक व्यक्ति जो खुद लॉस में उस चीज के बारे में आपको टिप्स दे रहा है, कैसे पॉसिबल है ये चीज? अब नो डाउट ये जो वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, इससे ये ऑफेंड हो सकता है, वीडियो को स्ट्राइक मारने के भी ट्राई कर सकता है। देख भाई, तू सीएमएस से स्ट्राइक मारेगा, सीएमएस दुनिया जहां में होते हैं और इन सारे रूल और रेगुलेशन के बारे में हमको ऑलरेडी पता है। तो किसी ऑफिशियल एमसीएन में साइन होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अगर इस वीडियो पे स्ट्राइक आई, मैंने अभी ज्यादा रिसर्च नहीं करी है, बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने लोगों को बताया है। मैं उन सारी चीजों के बारे में बात कर सकता हूं, किन लोगों को तूने ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया, कौन से टेलीग्राम चैनल पे तूने क्या टिप दी थी, उनसे क्या हुआ था लोगों के साथ, साथ ही साथ तू किस तरीके से अपनी पुरानी वीडियोस को डिलीट किया हुआ, कहां डिलीट किया हुआ, कहां प्राइवेट किया हुआ, सब कुछ है। प्लीज भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, बच्चों वाली हरकतें मत करना, इस वीडियो को डिलीट मत कराना, क्योंकि ये रियलिटी है। साथ ही साथ मैंने तेरा रोस्ट किया फैक्ट के साथ, अगर तेरे को लग रहा है कि मैंने गलत किया तो नो डाउट तू रिप्लाई दे सकता है। इसके अलावा जितनी कॉन्स्पिरेसी फैलानी है, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करनी है कर, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा, शॉर्ट वायरल कर, भगवान करे तुझे और आगे तरक्की मिले। इसके अलावा मुझे तेरे से कोई नफरत नहीं है, बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ जय श्री राम। साथ ही साथ ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसे जाके फॉलो कर लें, ये मेरा ट्विटर है, इसे जाके फॉलो कर लें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाके जो भी करते सब्सक्राइब फॉलो वो कर लें। यहाँ पे मैं अलग अलग टिप्स देता हूँ किसी भी चीज की, ठीक है, किसी भी यानी किसी भी, ये ट्रेडिंग वेडिंग की नहीं देता हूँ, क्योंकि आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे ट्रेडिंग वेडिंग के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और मैं चाहता भी नहीं पता करना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में खुश हूँ और बाकी अपने छोटे मोटे कामों में खुश हूँ, ये सब मैं करना नहीं चाहता। बाकी हाँ, आपको अगर चाहिए तो एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड मैं आपको चीजें दे सकता हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ, दोबारा बोल दिया मैंने, जय श्री राम।